एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। कोशिश करेंगे इसमें हर एक टाइप को एक्सप्लेन करें। तो आज जो चीज़ हमने करनी है वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या है। जिस तरह हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी, अगर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात की जाए तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ी थी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये थी जी हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप। अच्छा, इससे पहले कि हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाए तो सबसे पहली बात एटम और मॉलिक्यूल क्या है। एटम और मॉलिक्यूल, देखो एटम हमारे पास ये वाली चीज़ होती है, दरमियान में न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास आ गए इलेक्ट्रॉन्स। और एटम्स के मिलने से हमारे पास कोई ना कोई मॉलिक्यूल बन रहा होता है। जिस तरह मैं यहाँ पे एग्जांपल बना लेता हूँ स्ट्रक्चर वाटर की। पहले शेल में 2 ये ऑक्सीजन एटम है और इसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे जुड़ा होता है। अब अगर मॉलिक्यूल की बात की जाए ना, मॉलिक्यूल में देखो हमारे पास बॉन्ड बन जाते हैं। ये देखो, ये हमारे पास क्या बन गए, बॉन्ड बन गए। अब मॉलिक्यूल में हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करते हैं, जो कि हम स्टडी कर रहे थे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात कर रहे होते हैं, ट्रांजिशन। और इसके अलावा ये जो हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें ये जो बॉन्ड है, देखो हमारे पास वाटर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होगी। अब ये जो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है या कम होती है, बॉन्ड एंगल किस तरह चेंज हो रहा है, यानी कि वाइब्रेशन, रोटेशन वगैरह को नोट कर रहे होते हैं। ये भी हम किस में काम कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और ये काम हो रहा था आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। लेकिन हमारे पास अगर एटम की बात की जाए ना, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड है ना ही मुख्तलिफ चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह करेंगे, यहाँ पे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपकी हो रही है। सही, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, जिसको हम स्टडी करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जबकि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बॉन्ड के मुतालिक सारी की सारी स्टडी है। मतलब बॉन्ड रोटेशन, मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, सही, रोटेशन, वाइब्रेशन, ये जो बॉन्ड वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसकी सारी की सारी स्टडी हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ जाती है। अब एटम की अगर बात की जाए, एटम में थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा। मेरे पास ना एटम असल में इस तरह होता है, इसमें मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्या होता है, मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। हर एक शेल को एक एनर्जी लेवल कह सकते हैं। देखो ये मेरे पास एटम है, एटम में ना याद रखिएगा, बाहर की तरफ जब हम जाते हैं, पहले शेल को के शेल, एल, एम और एन शेल, ये हमारे पास शेल्स के नेम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम के से एन की तरफ जाते हैं, के, एल, एम और एन, के की एनर्जी सबसे कम होती है। ये हमारे पास एनर्जी ऑर्डर लिख रहा हूँ, ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सारी की सारी बेस इसी पे है, एनर्जी ऑर्डर। अगर एनर्जी ऑर्डर की बात करूँ तो के शेल की एनर्जी सबसे कम है, इससे ज़्यादा एल की है, इससे ज़्यादा एम की है और इससे ज़्यादा एन की है, एंड सो ऑन। के, एल, एम और एन शेल, यानी जिस तरह हम न्यूक्लियस से दूर की तरफ जाते हैं एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको हमने बाहर ले आना है, बाहर वाले शेल में। याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में है, इसको आप आउटर ऑर्बिट में लेके आना चाहते हैं, आउटर एनर्जी लेवल में लेके आना चाहते हैं। देखिए ये जो शेल है ना, इसको हम शेल भी कहते हैं, याद रखिएगा मुख्तलिफ नाम है इसके, शेल भी कहते हैं और ऑर्बिट भी कहते हैं इसको, और इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इसको एनर्जी लेवल का भी नाम दे रहे होते हैं। ये नाम याद रखिएगा, शेल, ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल, ये सारे के सारे एक ही चीज़ का नाम है। सही, देखो मैं कहता हूँ जी, मैंने इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल में लेके आना है। तो देखो बाहर वाले शेल की एनर्जी मैंने कहा जी ज़्यादा होती है, अंदर वाले शेल की एनर्जी हमेशा कम होती है। मैं कहता हूँ सपोज कि इसकी एनर्जी है 20 जाउल और इसकी एनर्जी है 30 जाउल। अब देखो इसको 10 जाउल एनर्जी लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, 10 जाउल एनर्जी लेनी पड़ेगी। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल में मूव करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और ये चीज़ बोहर ने एक्सप्लेन की थी, यही चीज़ बोहर ने कही थी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। यही बात मैं यहाँ पे लिखूँगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इनर ऑर्बिट
या इनर शेल भी कह सकते हैं, इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट में मूव करता है, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, इट एब्जॉर्ब एनर्जी। तो ये एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। भाई ये सिंपल सी बात आपने याद रखी। इसका बिल्कुल रिवर्स अगर बात करूँ, देखो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ पे जाना, मैंने कहा जी इसकी सपोज की एनर्जी 20 जाउल है और इसकी एनर्जी 10 जाउल कह देता हूँ, कितनी है 10 जाउल। अब 20 जाउल से 10 जाउल में जाना है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 जाउल नहीं होगी वो इस शेल में कभी भी नहीं आ सकता। तो इसको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, इसको करना ये पड़ेगा यहाँ से यहाँ पे मूव करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल में आता है तो एनर्जी एमिट कर रहा होता है, एनर्जी इज एमिट, एनर्जी इज एमिट। एनर्जी एमिट हो रही होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव, इलेक्ट्रॉन मूव, जब इलेक्ट्रॉन हरकत करता है फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, फ्रॉम आउटर बाहर वाले ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, टू इनर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में मूव करेगा तो एनर्जी हमेशा क्या करता है, लूज करेगा। ये बात सिंपल सी याद रखनी। अब देखो एक बात जहन में बिठा लीजिएगा और इसी चीज़ पे पूरी की पूरी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुनियाद है। देखो मैं कहता हूँ ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, मैं इस तरह बना रहा हूँ, पूरा नहीं बना रहा। ये मेरे पास दूसरा शेल है, ये मेरे पास तीसरा शेल है, ये मेरे पास चौथा शेल है। मैं कहता हूँ इसकी एनर्जी 5 जाउल है, इसकी 10, इसकी 15 और इसकी 20 जाउल है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है। देखो मैंने 10 जाउल से 15 जाउल में जाना है, 10 जाउल से 15 जाउल में जाना है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूँ 4 जाउल तो ये कभी भी नहीं जाएगा। अगर मैं इसको एनर्जी दूँ 3 जाउल तो ये फिर भी नहीं जाएगा। अगर मैं इसको एनर्जी दूँ 2 जाउल तो ये फिर भी नहीं जाएगा। अगर इसको मैं एनर्जी दूँ 7 जाउल तो ये इलेक्ट्रॉन फिर भी नहीं जाएगा। कब जाएगा, जब मैं इसको एग्जैक्ट एनर्जी दूंगा, कितनी 5 जाउल जब दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में मूव कर जाएगा। यानी कि दो एनर्जी लेवल में, ये जो हमारे पास एक ये वाला एनर्जी लेवल और एक ये वाला एनर्जी लेवल, कोई भी दो एनर्जी लेवल हो सकते हैं, दो एनर्जी लेवल के दरमियान में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो स्पेसिफिक होता है, क्वांटाइज्ड होता है। शायद आपने वर्ड क्वांटाइज सुना हो, क्या होता है, हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि द एनर्जी डिफरेंस, द एनर्जी डिफरेंस, अगर एनर्जी डिफरेंस की बात की जाए बिटवीन टू एनर्जी लेवल, टू एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड, आर क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड कह लो या फिर और स्पेसिफिक, क्या होता है, या स्पेसिफिक होता है, एक मखसूस एनर्जी लेवल होता है। अगर आप उतनी एनर्जी दोगे तो ही यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करेगा। याद रखिए हम यहाँ पे जब एनर्जी की बात करते हैं ना, एनर्जी हम रिप्रेजेंट कर रहे थे लैम्डा की फॉर्म में, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। यहाँ पे एच भी कांस्टेंट होता है, सी भी कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। यानी कि यहाँ से आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के। मतलब इसका क्या मतलब है, एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी जितनी वेवलेंथ कम होगी, जितनी वेवलेंथ कम होगी। सो मैं जब भी एनर्जी की बात करूँ मैं वेवलेंथ का जिक्र कर रहा होता हूँ। लाइट के हवाले से अगर जब भी बात करूँगा मैं वेवलेंथ का जिक्र करूँगा कि मैंने इतनी वेवलेंथ वाली यहाँ से गुजारी है, इतनी वेवलेंथ वाली एब्जॉर्ब हो गई है। तो याद रखिएगा जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी है, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने ये सिंपल बातें, ये अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, याद रखिए ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। अब देखो हमारे पास एटम है, एटम के अंदर ना तो बॉन्ड की वाइब्रेशन होगी, यानी एटम में जब बॉन्ड ही नहीं है तो हमारे पास ना तो बॉन्ड की वाइब्रेशन होगी, तो इसलिए ये वाले स्टडी वाइब्रेशन वगैरह की स्टडी नहीं की जाती इसमें। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशन, रोटेशन वगैरह की स्टडी नहीं कर रहे होते, तो फिर किस चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की। और याद रखिएगा ये जो बात मैंने यहाँ पे एक लिखी है ना, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड, ये हर एक एटम के लिए एक स्पेसिफिक होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए पहला शेल है, दूसरे और तीसरे शेल में यहाँ का एनर्जी डिफरेंस है वो दूसरे एटम, अगर मैं एटम चेंज करता हूँ उसके दूसरे और तीसरे शेल में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो सेम नहीं होगा।
यानी जो एनर्जी लेवल के दरमियान में डिफरेंस एनर्जी का ये एटम टू एटम चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? ये एटम टू एटम तब्दील होता रहता है। भाई ये सिंपल सी बात याद रखनी, और यही बात यहाँ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना सारे के सारे यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, इसकी कोशिश कीजिएगा नोट कर लीजिएगा। एनर्जी डिफरेंस between energy levels are vary, ये चेंज होता रहता है, vary from एटम टू एटम, ये एटम टू एटम वैरी होता रहता है। भाई ये सिंपल सी बात आपने ज़हन में बिठा लेनी है कि एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो एटम टू एटम वैरी करता रहता है। ज़रूरी नहीं है दो एटम का एनर्जी डिफरेंस हमेशा बराबर हो। अच्छा, ये तो था जी हमारे पास एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कवर किसने किया, ये बात याद रखिएगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कवर करने वाला साइंसदान तीन है, बेसिकली 3-4 साइंसदान के नाम हैं, तो उनको देख लीजिएगा। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कवर किया गया 1980s में। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी was discovered in 1980s। और किन साइंसदानों ने डिस्कवर किया? पहले का नाम था बाउलिंग ब्रांस, BRANES, ये पहला साइंसदान था। इसके बाद डेविड रिचर्डसन, ये हमारे पास दूसरा साइंसदान है। इसके बाद तीसरे साइंसदान की बात की जाए तो वह है रॉबर्ट हुड। तीसरा साइंसदान है हमारे पास रॉबर्ट हुड। लो ये हमारे पास साइंसदान हैं जिन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कवर किया। अच्छा, इन्होंने बनाया था फोटोमीटर। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने फोटोमीटर बनाया था। अब फोटोमीटर का फंक्शन क्या होता था? फोटोमीटर का फंक्शन ये होता था सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। वो कौन से थे? कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे इस फोटोमीटर को, कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वो कौन कौन से एलिमेंट थे? सोडियम Na एंड पोटाशियम के। इन दो एलिमेंट की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए उन्होंने फोटोमीटर बनाया था। इसलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कवर करने वाले साइंसदान ही ये वाले हैं। कौन से हैं? बाउलिंग ब्रांस, डेविड रिचर्डसन, रॉबर्ट हुड। ये तीन साइंसदान हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया है। तो इसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट, इसका एक स्क्रीनशॉट पे ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी बातें बाद में करते हैं। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते क्या है? देखो, हमारे पास किसी भी सैंपल को लेते हैं, ये हमारे पास सैंपल है, और सैंपल को सबसे पहले आप आटोमाइज कर लेते हो। क्या कर लेते हो? आटोमाइज का मतलब ये है इसको अकेले अकेले एटम्स में तब्दील कर लेते हो। ये मेरे पास अकेला अकेला एटम बन गया। अकेले अकेले एटम में तब्दील करने के बाद अब यहाँ से रेडिएशंस को गुजारते हो। क्या करते हो? रेडिएशंस मुख्तलिफ वेवलेंथ वाले गुजार रहे होते हो। अब रेडिएशन गुजारने के बाद यही एटम चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। ये किस में चले जाएंगे? एटम्स एक्साइटेड हो जाएंगे। ये किस में जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे सारे के सारे एटम। अब एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ये सारे के सारे कहाँ पे चले गए? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। जब दोबारा फिर अपने आप को एक्साइटेड स्टेट से दोबारा फिर ग्राउंड स्टेट पे लेके आते हैं तो यहाँ से रेडिएशन को एमिट करते हैं। क्या करते हैं? रेडिएशन को एमिट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हम डिटेक्टर लगा के इन रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्टर वगैरह लगा के यहाँ पे इन रेडिएशन को डिटेक्ट करके इनका स्पेक्ट्रम बन जाता है, और इसको हम नाम दे देते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब असल में होता क्या है? देखो मेरे पास एक एटम है, ये वाला, यहाँ से मैंने मुख्तलिफ वेवलेंथ गुजारी है। देखिए 3 टेक्निक हैं जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। एक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे होते हैं MSc लेवल पे। ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी हैं, तो पहले इनको ही डिस्कस करेंगे, बाकी बाद में जाएंगे। चलो जी, बात करते हैं यहाँ पे ये क्या काम हो रहा है इसमें। अब एटम के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ये तो आपको पता है क्या था, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ से रेडिएशंस पास करते हैं, मैंने कहा था जी यहाँ से एक शेल से दूसरे शेल में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है।
क्या होता है, एक मखसूस फासला होता है। यहाँ से सपोज कि यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो हर एक एटम के लिए या हर एक एनर्जी डिफरेंस के लिए एक स्पेसिफिक होती है। सिर्फ उसी एनर्जी को जज़ब करेंगे, बाकी सब बाकी सारी की सारी वेवलेंथ को या बाकी सारी की सारी लाइट को इसके अंदर से गुजरने देंगे। सही है। मैं कहता हूँ सपोज किया सिर्फ और सिर्फ ये वाली वेवलेंथ इसने एब्जॉर्व की, बाकी सारी की सारी आगे आ गई हैं। सही, बाकी सारी की सारी क्या आ गई हैं, आगे आ गई हैं। लो जी, ये वाली वेवलेंथ इसने एब्जॉर्व कर ली। एब्जॉर्व करने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला गया। अब जब इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है तो एटम हो जाता है अनस्टेबल। एटम क्या हो जाता है, अनस्टेबल, और इसको हम नाम दे रहे होते हैं एक्साइटेड एटम। ये क्या है हमारे पास, एक्साइटेड एटम है। ये क्या है हमारे पास, एक्साइटेड एटम है। यानी हुआ क्या है, एटम बड़ा हुआ है, हमने एनर्जी गुजारी है मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली, एटम ने मखसूस वेवलेंथ की एनर्जी को जज़ब किया। जज़ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन इनर शेल से या इनर एनर्जी लेवल से आउटर एनर्जी लेवल में मूव कर गया। जब इनर एनर्जी लेवल से आउटर एनर्जी लेवल में मूव करेगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ने की वजह से हम कहेंगे एक्साइटेड एटम। क्या नाम देंगे, एक्साइटेड एटम का नाम दे रहे होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सही है। अब इसी की बेस पे अब देखो आगे क्या होता है जी, थोड़ी देर के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन दोबारा फिर नीचे की तरफ आता है। क्या होगा, थोड़ी देर के बाद देखो ये मेरे पास एटम बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर की तरफ मूव कर गया था, और ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर बाद दोबारा फिर वापस आता है। और दोबारा फिर जब वापस आता है तो यहाँ से जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होती है, ये वाली एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है, इसको दोबारा फिर एमिट करता है। दोबारा फिर क्या कर रहा होता है, एमिट कर रहा होता है। तो इसी चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसी एनर्जी को हम मेजर कर लेते हैं। और ये हर एक एटम के लिए स्पेसिफिक होती है। मैं पहले बता दूँ, ये हर एटम के लिए स्पेसिफिक होगी। अच्छा, इससे आप कौन कौन सी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप कर सकते हो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से दोनों के दोनों एनालिसिस किए जा सकते हैं। कौन कौन से 2 एनालिसिस हैं, इससे आप कर सकते हो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी, और इससे आप कर सकते हो क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी। कौन सा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और इसके अलावा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, एलिमेंट का नेम पता कर लेते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट पता कर रहे होते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट पता कर रहे होते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अमाउंट ऑफ एलिमेंट पता कर रहे होते हैं कि कितनी मिकदार में एलिमेंट इस बॉक्स के अंदर मौजूद था, अमाउंट ऑफ एलिमेंट। अब ये कौन सी चीज़ें हमें हेल्प कर रही होती हैं नेम पता करने के लिए, और कौन सी चीज़ें हमें अमाउंट पता करने के लिए हेल्प कर रही होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेम को पता करने के लिए हमारे पास उसकी वेवलेंथ, यानी यहाँ पे कितनी वेवलेंथ वाली एब्जॉर्ब हुई है, या फिर कितनी वेवलेंथ वाली एनर्जी इसने एमिट किया इलेक्ट्रॉन है, वो वाली चीज़ हमें हेल्प कर रही होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। कौन सी चीज़, वेवलेंथ हमें हेल्प कर रही होती है, वेवलेंथ। सही। इसके बाद अमाउंट को पता करने के लिए हम इंटेंसिटी का वर्ड एक होता है, इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत, कितनी मिकदार में रेडिएशन एमिट हुई। देखो एक दफ़ा हमने रेडिएशन गुजारने के बाद एटम ने, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को जज़ब किया। जज़ब करने के बाद इनर शेल से आउटर शेल में चला गया, वो एटम हो गया एक्साइटेड। अब देखो जितने ज़्यादा एटम होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी को जज़ब करेंगे, ये तो बात कन्फर्म है। जितने ज़्यादा एटम होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी को जज़ब करेंगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी को जज़ब करेंगे तो उतने ही दोबारा फिर एमिट भी करेंगे, जिसकी वजह बाद में लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। बाद में क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। सिंपल सी मैं बात बताता हूँ इंटेंसिटी की। देखो आप कमरे में बैठे हुए हो, आपने पढ़ना है, आपने एक बल्ब ऑन किया, अब उसकी लाइट ना थोड़ी सी कम है, आप सही तरीके से पढ़ा नहीं जा रहा, फिर दूसरा बल्ब ऑन किया, इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई। इस चीज़ को इंटेंसिटी का नाम दे रहे हैं कि लाइट कितनी बड़ी है। 10 बल्ब ऑन कर दो, इंटेंसिटी इंतहा की हो जाएगी। यही बात यहाँ पे, अगर एक एटम एनर्जी एमिट करेगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी, अगर 10 एटम एनर्जी को एमिट करेंगे उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब एटम की तादाद ज़्यादा होगी। इससे हम कंसंट्रेशन का पता लगा लेते हैं। क्या पता लगा लेते हैं, कंसंट्रेशन का पता लगा लेते हैं। भाई ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम किन कामों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस किस तरह होता है, वेवलेंथ को मेजर करके, किसको मेजर करके, वेवलेंथ को मेजर करके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस किस वजह से हो रहा था, आइडेंटिटी करके। किस चीज़ की आइडेंटिटी करके, एलिमेंट की, सॉरी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, हम यूज़ करते हैं इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी क्या होती है, शिद्दत, कि लाइट कितनी एमिट हो रही है। भाई यही बात है। इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो।
बाकी हम अभी इसके टाइप्स का जिक्र करते हैं। अच्छा, अगर इसके टाइप्स की बात करूँ, मैं इसको नहीं रेज कर रहा क्योंकि ये मेरे पास अभी काम आना है, सारी की सारी चीज़ें मैंने अभी देखनी है। तो सबसे पहले जो टाइप आ जाती है वो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। टाइप्स में सबसे पहले टाइप है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखो वर्ड पे गौर करो। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज़ब करना, एब्जॉर्ब करना। देखो हमने लाइट गुजारी, लाइट गुजारने के बाद हम डिटेक्टर लगा देते हैं यहाँ पे। क्या करते हैं? डिटेक्टर यहाँ पे लगा देते हैं। और जैसे यहाँ से लाइट गुजरती है, गुजरने के बाद यहाँ पे आके डिटेक्टर पे लगती है, लगने के बाद हमें ये पता चल जाता है कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, एटम ने कौन सी लाइट को जज़ब किया है। इस तरह की एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को नाम दे रहे थे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि लाइट गुजारी है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हुई है उसका पता लगा लेते हैं। स्पेसिफिक वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हुई है उसका पता लगा लेते हैं। इसको हम नाम दे रहे होते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या नाम दे रहे होते हैं? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सही है। तो ये हमारे पास किस में, द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप है इन विच, जिसमें, इन विच एटम एब्जॉर्ब a specific wavelength, एक ख़ास वेवलेंथ को जज़ब कर लेता है एंड एमिट, और बाकी सारी की सारी खारिज करे, एमिट अदर वेवलेंथ। और हम क्या कर लेते हैं, जो स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई उसका पता लगा लेते हैं। इसको कहेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वी डिटरमाइन द वेवलेंथ विच इज़ एब्जॉर्ब्ड, द वेवलेंथ, उस वेवलेंथ का पता लगा लेते हैं विच इज़ एब्जॉर्ब्ड, विच इज़ एब्जॉर्ब्ड, जो कि जज़ब हुई है, जो क्या हुई है? जज़ब हुई है। लो जी, हमारे पास है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड टाइप है, क्या है हमारे पास? एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें क्या होता है, ज़रा गौर करते जाइए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में, एटॉमिक इमिशन में। इमिशन का मतलब होता है खारिज करना, एमिशन का क्या मतलब होता है? खारिज करना। देखो ये मेरे पास एक एटम है, एटम के ऊपर रेडिएशन गुजारने के बाद क्या हुआ, एटम ने एक इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर मौजूद है उसने रेडिएशन को जज़ब किया और आउटर शेल में चला गया, और ये चला गया एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में आपने रेडिएशन गुजारने के बाद थोड़ा सा वेट करना, उसके बाद डिटेक्टर आगे लगा देना, उसके बाद यहाँ पर डिटेक्टर लगा देना। डिटेक्टर क्या करेगा, अब देखो आपकी सारी सारी रेडिएशन जो गुजरनी थी वो तो गुजर चुकी हैं। अब एटम एक्साइटेड स्टेट से जब डी एक्साइट होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करेगा, और ये जो एनर्जी एमिट की जाती है इसको हम मेजर कर रहे होते हैं कि सबसे पहले एनर्जी दी, एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और जब डी एक्साइट होता है उस वक्त कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी एमिट करता है। उस एनर्जी जो एमिट हुई है, वो जो वेवलेंथ एमिट हुई है उसका पता लगा लेते हैं। इसको हम नाम दे रहे होते हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या हो जाए, व्हेन रेडिएशन, जब हम रेडिएशन गिराते हैं, फॉल ऑन एटम को गिरती हैं, एटम बिकम एक्साइट, याद देखिए मैं जब भी एक्साइटेड की वर्ड इस्तेमाल करूँगा, एक्साइट वर्ड इस्तेमाल करूँगा, उसका मतलब यह है एटम ने कुछ ना कुछ रेज को एब्जॉर्ब किया, कुछ ना कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद यह आउटर शेल में चला गया, इसको एक्साइट कहते हैं। बिकम एक्साइट ऑन डी एक्साइटेशन पर क्या होता है, एटम खारिज कर रहा होता है एमिट एनर्जी विच इज़ डिटेक्टेड, जिसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं, विच इज़ डिटेक्टेड। उस एनर्जी को जो डिटेक्ट कर रहे होते हैं इसको हम नाम देते हैं, इज कॉल्ड एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या नाम दे रहे होते हैं? एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दे रहे होते हैं। इसके बाद आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट है एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक
फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा इसकी बात करूँ ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी तकरीबन तकरीबन एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह की है, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह की है। तो क्या होता है, एटम सबसे पहले ये देखो, ये हमारे पास एक एटम है, एटम इसमें भी सबसे पहले कुछ वेवलेंथ गुजारने के बाद इसने खास वेवलेंथ को जज़ब कर लिया, जज़ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और दोबारा फिर जब डी एक्साइड होता है तो यहाँ से कुछ ना कुछ लाइट को एमिट करता है। यानी कि जो जज़ब कर रहा होगा वेवलेंथ, वो याद रखिएगा, जो जज़ब करेगा वो शॉर्टर वेवलेंथ होगी, शॉर्टर वेवलेंथ को, LENGH, वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और लॉन्गर वेवलेंथ एमिट कर रहा होता है, लॉन्गर वेवलेंथ को क्या कर रहा होता है, एमिट कर रहा होता है। पर इसको हम नाम दे रहे होते हैं एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखिएगा, कोई भी एटम पहले शॉर्टर वेवलेंथ को जज़ब करेगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसके बाद ऐसी वेवलेंथ को एमिट करेगा जिसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, इसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। हमने पहले पढ़ा होगा शायद फ्लोरेसेंस, उसी से निकला है एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तो जी हमारे पास 3 टाइप्स, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।